हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसा कि आपको पता है वो चैप्टर हमारा क्या है वैद्युत रसायन है। वैद्युत रसायन जो चैप्टर चल रहा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चल रहा था, उसका आज लास्ट लेक्चर है। शायद आज लास्ट लेक्चर है। इस लास्ट लेक्चर में बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरेटिकल भी है और कॉन्सेप्चुअल भी है, सारी चीजें हैं। तो फटाफट सब लोग आ जाइए। सब लोग को नमस्कार, सबको हेलो हाय, सब लोग को ढेर सारा प्यार। सब लोग जल्द से जल्द आ जाइए बाबू, हम आ गए हैं। फटाफट आ जाओ, जल्दी से चलिए। वंश क्लब जी आ गए हैं। हाँ चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। रिया भी आ गई है बच्ची, भूमिका जलाल आ गए हैं, विशाल भी आ गए हैं। विशाल, काजल, कुलदीप, रवि सिंह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और नीतीश आ गए हैं, हेलीकॉप्टर जी आ गए हैं, बहुत अच्छे। चलिए सब लोग आ जाओ। सुनील कुमार आ गए हैं, जतिन भी आ गए हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ पिंटू भी आ गए हैं। सब लोग जल्द से जल्द आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। ना ना ना, हम किसी को नहीं भूले हैं बाबू। शिवम भी आ गए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सब लोग जल्द से जल्द आ जाइए ताकि आज का टॉपिक स्टार्ट किया जाए। जितेंद्र बाबू आ गए हैं, वालेकुम अस्सलाम बाबू। जितेंद्र जी भी आ गए हैं, बहुत अच्छे। सब लोग आ रहे हैं। आज का सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मजा होने वाला है। सर कल आपकी तबीयत खराब थी? हाँ थी, आज आराम हो गई है। आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के आशीर्वाद से समझिए मैं आज ठीक हूँ। सुबह मैं जेई नीट की क्लास नहीं ले पाया था, इसी कारण तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। दवा लाया, खाया, सोया था, आराम हुआ। इस टाइम पढ़ाने की हालत में हूँ, इसलिए मैं सोचा पढ़ाऊं। क्योंकि आप लोगों से जब तक बातें नहीं होती है तब तक दिमाग और फ्रेश भी नहीं होता है ना। मन को शांति नहीं मिलती है जब तक बातें नहीं होती है, लोगों से बातें नहीं होती है आप लोगों से, तब तक अच्छा नहीं लगता है मुझे। इसलिए पढ़ाने की स्थिति में हो गया, चला आया आपसे पढ़ने। बिल्कुल सही है। हाँ शुभम बाबू ठीक है, मैं अच्छे से हूँ। आप लोग अच्छे से रहिए। मनोज कुमार जी सर मैं अच्छे से हूँ बाबू, मैं ठीक हो गया हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से अच्छा हूँ। हो सकता है किसी की दुआ कबूल हो गई हो जो रात भर में, एक दिन में एक खुराक दवा खाने से भी ठीक हो गया। आ जाओ। अब देखो क्या हुआ, इसका जो टॉपिक है इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक बात पूछूंगा, क्या मेरी आवाज आपके कानों तक टकरा रही है? क्या मेरी आवाज आपके कानों तक टकरा रही है? कैसे हो सर? सुनील बाबू मैं अच्छा हूं, बहुत अच्छे। यश गुप्ता नमस्ते जी सर। चलिए आवाज जा रही है? राधे राधे ऋषि जी। चलिए, क्या मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है? जी सर आ रही है। चलिए आ रही है तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, आज का सेशन जो है वो क्या है आपका, देखते हैं क्या है। फैराडे, देखिए फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, फैराडेज लॉ है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में। फैराडे ने कौन सा नियम दिया भैया वैद्युत अपघटन पर? तो फैराडे ने वैद्युत अपघटनी सेलों पर ऐसा नियम दिया जो इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ की मात्रा निक्षेपित होती है और उसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, उनके मध्य इन्होंने संबंध बताया। बस सीधा सीधा इन्होंने उनके मध्य धारा प्रवाहित की जाती है और उनके इलेक्ट्रोडों के ऊपर कितनी पदार्थ जाकर के चिपकते हैं, उनके मध्य इन्होंने संबंध बताया। सीधा सीधा कैसे कैसे बताया? वो कैसे बताया मैं बताया था आपको, है ना। एक मान लेते हैं हमारे पास क्या, एक बड़ा सा कंटेनर है, एक बड़ा सा कंटेनर है ना। वैद्युत अपघटन के बारे में इन्होंने यही बताया कि भैया चलो मान लेते हैं मेरे पास क्या है, एक क्या है यहां से एक इलेक्ट्रोड लगा दिया है ना, और दूसरे कलर का इलेक्ट्रोड यहां से लगा दिया। इन्होंने क्या किया, लगा दिया भैया मैंने। लगाने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, लगाने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, जो आपको पता है, इसको क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया भैया। और जैसे ही जोड़ा वैसे क्या हुआ, है आपका, है ना, वैसे क्या हुआ, ये आपका विलेन है, ये आपका विलेन है भाई, विलेन है। बस ये आपका विलेन है, कोई विलेन भर दिया मैंने। कहां जा रहे हो तुम, यहीं रहो। हो गया, ये विलेन हो गया आपका, कोई विलेन है। वो विलेन वैद्युत अपघट्ट वाला है। जो वैद्युत अपघट्ट है ये इलेक्ट्रोलाइटिक है। क्या है, वैद्युत अपघट्ट है। वैद्युत अपघट्ट का विलेन है ना, वैद्युत अपघट्ट का विलेन है। और इसमें जैसे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है वैसे ये क्या है, पदार्थ इस पर चिपकते हैं या तो सिर्फ इस पर चिपकेंगे भाई, जैसा होगा वैसा करेंगे। तो फैराडे ने क्या किया कि जो विद्युत धारा आ रही है इसमें और जो पदार्थ चिपक रहा है, इनके बीच में इन्होंने संबंध बताया और वही संबंध बन गया क्या, नियम बन गया।
बस वही संबंध क्या बन गया, नियम बन गया। क्लियर है? हाँ, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है बाबू, मेरी तबीयत, तभी तो मैं बोल रहा हूँ आपसे तभी मैं बातें कर रहा हूँ। ठीक, चलिए बहुत अच्छे। हाँ, इस समय ठीक है, आप लोगों की दुआओं से मैं अच्छा हो गया हूँ। सुबह नहीं ठीक थी इसलिए जेई नीट की क्लास नहीं ले पाया था। हाँ ठीक है, चलिए। मानसी यादव, नहीं बच्चे सर जी हमें बहुत जल्दी आप भूल जाते हैं। नहीं बच्चे, मैं किसी को नहीं भूला हूँ। बैटरी क्या है सर? बैटरी है, हाँ बैटरी ही है, बैटरी है। अच्छा मुकेश सर ईद का चांद है। चलिए, डॉक्टर जी कह रहे हैं सर, डॉक्टर गौतम काहिल, बहुत अच्छे। हाँ, ईद का चांद नहीं, कहीं काम से होंगे। तो ये टॉपिक आपका है, इसके अंतर्गत इन्होंने दिया। अब फैराडे ने कौन कौन सा नियम दिया, जरा देखते हैं कौन कौन सा नियम इन्होंने दिया। सबसे पहले फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम, है ना, फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। यहां आ जाओ, प्रथम नियम। हाँ, इन्होंने निम्न नियम दिया। प्रथम नियम इनका क्या कहता है? फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, ध्यान दो, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार, है ना, फैराडे के प्रथम, ध्यान से सुनना, नियम के अनुसार, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार भैया क्या हुआ? इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ की मात्रा निक्षेपित होती है वो क्या है, उस विलयन में प्रवाहित आवेश के बराबर होता है या प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। तो यहां से आ जाओ, देखते हैं इस नियम के अनुसार क्या हुआ। वैद्युत अपघट्य, है ना, वैद्युत अपघटनी सेलों में, वैद्युत अपघटनी सेलों में, है ना, इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित या विमुक्त, ये भी कहा जाता है विमुक्त, निक्षेपित व विमुक्त, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, है ना, उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। आवेश के समानुपाती होता है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। ध्यान से सुनना, एकदम कंसंट्रेट होकर के। हाँ, जितने लोग हो उतना लाइक करो। अच्छा, बिंदु बच्ची कह रहे हैं सही है, बहुत अच्छे, एकदम सही है। हाँ, लेकिन संख्या नहीं बढ़ रही है आजकल। क्या देख रहे हैं आप, 100 के अंदर ही रह जाते हैं। बहुत हो गया, 90, 92, 95 पहुंच गया, है ना। नहीं, किसी को नहीं भूला है। नीतीश बाबू, हम भूले नहीं है, केवल मेरी आवाज को आप लोग सुनिए। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। इस दिल में जितना प्यार है एक के लिए, वो सबके लिए है ना, कभी कम नहीं होने वाला है ना। मैं इतना एहसास रखता हूँ आप सब में, कभी कम नहीं होने वाला है। हाँ ठीक, गौतम सिंह राजपूत, न्यू स्टूडेंट, कोई बात नहीं, आप कहीं भी आइए, बस समझिए कि मेरी शुरुआत है, तो मेरी शुरुआत है, ये शुरुआत है। क्लियर? हाँ चलिए, बहुत अच्छे। तो ये टॉपिक आपका हुआ कि फैराडे ने क्या कहा। फैराडे ने कहा कि भैया वैद्युत अपघटनी विलयनों में जो इलेक्ट्रोडों पर पदार्थों की विमुक्त मात्रा या पदार्थ की मात्रा जो निक्षेपित होती है वो उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। तो यहां से लिखेंगे भैया कि माना, यहां लिखेंगे पदार्थ की मात्रा, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा समानुपाती, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा समानुपाती, है ना, आवेश की मात्रा, प्रवाहित आवेश की मात्रा। हो गया। यहां से आप निक्षेपित पदार्थ की मात्रा W, प्रोपोर्शनल आवेश की मात्रा Q, ये लिख दो। अब मान लेते हैं जब W का प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा Z Q, जहां Z क्या है, रासायनिक तुल्यांक है, या कह सकते हो कि भैया इस नियम का एक स्थिरांक है, एक नियतांक है। ठीक, सीधा सीधा। अब यहां से लिखेंगे जहां Z
जहां जेड क्या है, एक रासायनिक तुल्यांक है। क्या? रासायनिक तुल्यांक है। रासायनिक तुल्यांक है। अब इस रासायनिक तुल्यांक का मान जो होता है वो E बाई क्या होता है, फैराडे नियतांक होता है। यानी इसका मान ये आता है कि एक फैराडे में कितने उसका तुल्यांकी भार है, वही आपकी जेड की वैल्यू होती है। इसको लिखा भी जाता है कितना, इसको लिखा जाता है जेड बराबर क्या, एफ नहीं, E बटे 96,500। ये फैराडे नियतांक है। फैराडे नियतांक की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 96,500 होती है। ये हो गया। इतनी बातें समझ में आई? क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई? अगर इतना समझ में आ गया तो फिर आगे चले जल्दी से। हाँ रंजन, चलिए रूपल, बहुत अच्छे। हाँ जेड की होता है, नूरगुल, टी सर, ओके। आगे पंच क्लब, आई लव यू, आई लव, अच्छा सर आई लव यू टू, आई लव यू टू बाबू सबको। स्मार्टी साहिल कहाँ थे अभी तक? काफी दिनों से गायब थे, क्या लग रहा है? कल हमारी तबीयत पूछने नहीं आए। चलिए आ जाओ आ जाओ, ये समझ में आ गया इतना। अब इसके आगे और सवाल क्या बनेंगे, फार्मूले क्या बनेंगे, मैं इसके सवाल को इसी में ऐड कर देता हूं। आपने पढ़ा जेड बराबर क्या पढ़ा है आपने, जेड बराबर क्या पढ़ा आपने, E बाई 96,500 क्या पढ़ा। और आपने अभी W बराबर क्या पढ़ा था, जेड क्यू पढ़ा था। जेड क्यू की जगह पे आप क्या रख सकते हो, ये आपका एक मेन समीकरण है। आप जानते हैं आवेश क्या होता है, क्या होता है भैया, कितनी धारा कितने समय तक प्रवाहित की गई है, वही उसका आवेश होता है। क्योंकि आवेश होता है, क्योंकि धारा पर क्या होती है, प्रति आवेश की दर होती है, प्रवाहित आवेश की दर होती है। तो Q बराबर क्या होता है, IT होता है। इसकी वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, पुट करोगे तो W बराबर क्या आ जाएगा आपका, ZIT। ये समीकरण भी आपका एक आ गया। और अगर Z की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देते हो तो आपका W बराबर आ जाएगा EIT बाई 96,500। ये समीकरण आपका बन करके आएगा लास्ट वाला। क्या ये फार्मूला जो आया वो समझ में आपको आ गया? हाँ बिल्कुल सर, IT होता है 96,500 होता है, Z की वैल्यू नहीं, Z बराबर E बाई 96,500 उसकी वैल्यू होती है। ठीक, क्लियर है, समझ में आ गया? हाँ हाँ चलिए चलिए कोई बात नहीं। देखो बातें मत करो भाई मेरे लाल बाल गोपाल, आप चिंता मत करो, केवल बातें नहीं करना, केवल समझो। क्या समझ में आ गया, समझ में आया है ना? राधा बच्ची जी सर जी, हाँ जेड इक्वल टू E बाई 96,500 होगा, बिल्कुल जी सर समझ में आ गया। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। आगे चलते हैं, ये आपका फार्मूला हुआ है ना, ये आपका फार्मूला ये था। अगला स्टेप आपका ये आता है फैराडे का द्वितीय नियम। तो फैराडे के प्रथम नियम में क्या W बराबर ZIT आया और W बराबर क्या आया, EIT बाई 96,500, सारी चीजें आई। अब देखते हैं द्वितीय नियम में क्या होता है। क्या ये फिगर आपको दिख रहा है, क्या आपको फिगर ये दिख रहा है अच्छे से? यस सर समझ में आ गया, बहुत अच्छे। हाँ चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे, नानू की जानू। हाँ स्क्रीनशॉट नहीं लिए, ओहो मैं जल्दबाजी कर दिया क्या? आपका पहला स्क्रीनशॉट ये है जो थ्योरी मैंने लिखा, जल्दी लो स्क्रीनशॉट। 1 2 3 3 2 1। अगला स्क्रीनशॉट ये आपका है, जल्दी से ले लो। अगला स्क्रीनशॉट ये हो गया। अगला नंबर ये है इसका, पहले इसको समझते हैं बाद में स्क्रीनशॉट लेते हैं। आपको ये क्या लिखा है, एक बैटरी लगी हुई है उच्च वोल्टता वाली, उच्च वोल्टता वाली बैटरी लगी है भैया। और ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, यानी कि वैद्युत अपघटनी सेलें जो है वो क्या है, एक श्रेणी क्रम में एक दूसरे के साथ जोड़ दी गई हैं। क्या कहा मैंने, श्रेणी क्रम में एक दूसरे के साथ क्या कर दी गई हैं, जोड़ दी गई हैं। जब जोड़ दी गई हैं तो चिंता नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है। जरा देखना इसमें इन्होंने फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, इनका नियम क्या है, और ये क्या कहना चाहते हैं, और ये क्या चाहते हैं। आप लोगों से ये क्या चाहते हैं फैराडे जी? फैराडे तो फिजिक्स के थे लेकिन आके बैठे हैं केमिस्ट्री में भी। चलो ये क्या है, कुंजी है, ये कुंजी लगी हुई है, ये आपका एक प्रतिरोध है, कोई बात नहीं, प्रतिरोध लगा रहे या ना लगा रहे, आओ हो गया।
ये आपका था, यहां हमने लगा दिया, ये रिस्टोर है, ये प्रतिरोध है, इसका काम नहीं है। ये की है आपका, कुंजी है, चाबी है, जैसे बटन होता है वैसे। ये आपका प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, ये प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, ये प्लस सिरा, ये माइनस सिरा। यहां क्या सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है AgNO3 का, और यहां क्या है कॉपर सल्फेट का विलयन है CuSO4 का। यहां क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। हो गया। अब यहां से ध्यान से देखना क्या है सवाल, क्या कह रहा है। फैराडे का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम यह कहता है कि जब वैद्युत अपघटनी सेलों को समांतर क्रम में, मैं समांतर नहीं श्रेणी क्रम में, जब वैद्युत अपघटनी सेलों को एक श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो जोड़ने के बाद उनके इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ की मात्राएं निक्षेपित होती है उनकी तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। सीधा सीधा क्या कहा इन्होंने कि जब दो अलग अलग इलेक्ट्रोड होंगे तो उन इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ की मात्रा निक्षेपित होगी वह पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है, या उनके तुल्यांक के समानुपाती होती है। बस यही बात इन्होंने कहा और कुछ नहीं कहा। सर कुंजी नहीं जुड़ी है क्या? हाँ, कुंजी अभी नहीं जुड़ी है, कुंजी अभी खुली हुई है। ध्यान से देखो, इन्होंने जब कुंजी को खोल रखा तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये कब नियम लागू हुआ? जब कुंजी बंद हुई। जब कुंजी बंद हुई तब क्या हुआ? वो नियम लागू हुआ। कुंजी बंद होगी तो नियम कैसे लागू होगा? देखो, जैसे कुंजी बंद होगी वैसे विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। क्या? वैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगी। यह है, और ये बैटरी लिखी है, ध्यान देना। जैसे आपकी कुंजी बंद होगी वैसे विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू होगा। अब जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो आपको पता है, आपको क्या पता है? देखो ध्यान से, आपको पता है कि जैसे धारा इधर से आएगी, आई यहां आएगी, यहां से क्या होगा? कुछ पदार्थ जाएगा। ये पदार्थ AgCl है, Ag प्लस में टूटेगा और NO2 AgNO3 है, और NO3 माइनस में टूटेगा। अब माइनस वाला टर्म क्या होगा? इधर भाग के आएगा, इधर वाला टर्म इधर भाग के जाएगा। मतलब कहने का, जिस पर इलेक्ट्रॉन है उसको इलेक्ट्रॉन वाला भाग के जाएगा, और जिस पर इलेक्ट्रॉन नहीं है उस पर इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है वो आएगा। मतलब ये माइनस वाला प्लस की तरफ आएगा और प्लस वाला माइनस की तरफ जाएगा, यानी इलेक्ट्रोड पर क्या होगा? निक्षेपित होगा। ये धारा इधर जाएगी, इलेक्ट्रॉन इधर भाग के आएगा, यानी इसमें भी कॉपर प्लस में टूटेगा और SO4 डबल माइनस में टूटेगा। तो SO4 क्या होगा? इधर आएगा, और कॉपर क्या होगा? इधर जाएगा। ये H2SO4 क्या है? न्यूट्रल कर देगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों की बात अगर की जाए, यहां सपोज दैट क्या आ रहा है, यहां क्या आ रहा है? यहां आपका कॉपर आ रहा है और यहां आपका क्या आ रहा है? सिल्वर आ रहा है। अब इन्होंने यही देखा कि जब धारा प्रवाहित किया गया तो इन्होंने क्या देखा कि ये दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग थे, कॉपर का सिल्वर का, कॉपर का सिल्वर का। देखा क्या कि जो कॉपर का मतलब सिल्वर का जो इलेक्ट्रोड निक्षेपित हुआ है इस पर, सिल्वर की जितनी मात्रा इस पर आई है, कॉपर की कुछ मात्रा इस पर आई है, ये देखा इन्होंने। देखने के बाद दोनों का तुलना किया जब, तो क्या देखा कि इसका तुल्यांकी भार इसके बराबर है और इसका तुल्यांकी भार इसके बराबर है। तो यहां से इन्होंने ये निकाला कि जब दो इलेक्ट्रोडों पर, जब दो रासायनिक सेलों को एक साथ जोड़ दिया जाएगा, जोड़ने के बाद क्या होगा? दो वैद्युत अपघटनी सेल है, ये ध्यान देना, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर टूट जाए। दो वैद्युत अपघटनी सेलों को जब एक साथ जोड़ा जाएगा, जोड़ने के बाद जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो प्रवाहित करने से उनके इलेक्ट्रोडों पर जो मात्राएं निक्षेपित होती है, जो पदार्थ की मात्रा आके चिपकती है, उन मात्राओं का जो अनुपात आता है उसकी तुल्यांक भार के अनुपात के बराबर होता है। सीधा सीधा यही बात होती है। और इसकी थ्योरी अगर लिखना है तो इसकी थ्योरी यही लिखेंगे सीधा सीधा। द्वितीय नियम के अनुसार क्या? फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार जब, है ना, जब वैद्युत अपघटनी सेलों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब क्या होगा भैया? ध्यान से सुनना। तब इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित
निक्षेपित पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होते हैं या तुल्यांकी भार के बराबर होते हैं। तुल्यांकी भार के बराबर होते हैं, इन्होंने ये कहा। कब कहा? जब ऐसे दो इलेक्ट्रोड को आपस में जोड़ा जाएगा, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो ये प्रक्रिया होगी। क्लियर? क्या ये टॉपिक समझ में आया? अच्छे से नहीं दिख रहा? क्या बात है, फिगर नहीं दिख रहा या फिर जो हमने लिखा वो नहीं दिख रहा? चलिए जल्दी बताइए। जी सर समझ में आ गया। सर धारा प्लस से माइनस की तरफ जाएगा? हाँ बिल्कुल, प्लस से माइनस की तरफ जाएगा धारा, क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन बहेगा तो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में क्या हो, धारा चलती है। ये आपको पता है, फिजिक्स में बताया गया। कोई बात नहीं। क्या है वंश क्लब जी? आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट अटेंड क्लास यस्टरडे। अच्छा कल नहीं कर पाए थे? कोई बात नहीं, कल मेरी तबीयत खराब थी, थोड़ा सा मैंने दिक्कत। हाँ सर क्यू समान होगा ना दोनों में? अच्छा क्यू माने क्या होता है? आवेश। आवेश समान होगा, ये कंडीशन आपने सही कहा। आवेश समान इसलिए करेंगे क्योंकि भाई हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो भाई जितनी धारा इसमें आ रही है उतनी धारा इसमें जा रही है। इसका मतलब जितना समय इसमें धारा प्रवाहित किया रहा है उतना समय इसमें धारा प्रवाहित किया जा रहा है। इसका मतलब जितना आवेश इसमें है उतना आवेश इसमें है, बस समान होगा। आप ये भी बोल सकते हो कि समान विद्युत धारा समान समय तक यदि प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित मात्राएं जो होती है उनके तुल्यांकी भारों के बराबर आती है या समानुपाती होती है। आप ऐसा बोल सकते हो। क्लियर? बोल सकते हो? हाँ बोल सकते हैं। क्लियर हुआ ना? ये मत सोचना कि क्या हुआ, अंडरस्टैंड प्लीज सर अगेन अगेन अगेन। अच्छा समझ गए हो, लेकिन दोबारा बताना है। आ जाओ। किताब की थ्योरी क्या कहती है? किताब की थ्योरी यही कहती है कि वैद्युत अवकरणीय सेलों में जब उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, जोड़ने के बाद उनमें समान समय तक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उनके इलेक्ट्रोडों पर जो निक्षेपित मात्राएं होती है उनके तुल्यांकी भारों के बराबर आती है, ये कहा जाता है। और फैराडे ने भी यही कहा। फैराडे का यही नियम है। दूसरा नियम में इन्होंने कहा कि वैद्युत अपकटीय सेलों में, है ना, विद्युत धारा प्रवाहित करने से उनके इलेक्ट्रोडों पर जो निक्षेपित मात्राएं होती है वो उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है या बराबर होती है। कब? जब समान मात्रा होगा तब। समान मात्रा क्यों नहीं होगा? आप फिजिक्स पढ़े हैं 12 में, इसमें सीधा सीधा कहा जाएगा कि जब श्रेणी क्रम में किसी को जोड़ा जाएगा तो उसमें धारा की जो प्रवाह होगी वो समान होगी। जितनी धारा इसमें आएगी उतनी धारा इसमें जाएगी। इसका मतलब जितना समय तक धारा इसमें आया उतने समय तक इसमें धारा गया। तो जब आई पता हो गया, टी पता हो गया, दोनों में समान है तो आवेश भी समान हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यानी कि अर्थ बात वही है कि आवेश इसमें क्या होगा, समान होगा। इस बात को भी नोट करके रखना कि फैराडे की द्वितीय नियम में क्या होगा, आवेश की मात्रा समान होगी, या फिर ऐसे बोलो धारा की मात्रा समान और समय समान हो। समान समय तक समान धारा प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के बराबर होती है या समानुपाती होती है। क्लियर? अच्छा नूरगिल बाबू, हैप्पी बर्थडे बाबू, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। उम्मीद है, आशा करते हैं कि ईश्वर करे आप हमेशा आगे बढ़ते रहे। नूरगुल बाबू का बर्थडे है, सब लोग क्लैपिंग कर दो, एक बार उनको सेलिब्रेट कर दो। है चलिए बहुत अच्छे, आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। सर समान मात्रा पर समान धारा होगा? हाँ बिल्कुल, समान मात्रा में समान धारा होगा, बिल्कुल। आगे, हाँ ठीक, आगे चलते हैं। अब इसका फार्मूला जो बनेगा, इसका फार्मूला क्या क्या बनेगा देखो ध्यान से। फार्मूला ये बनेगा, क्या बनेगा क्या बनेगा क्या बनेगा, सिल्वर का द्रव्यमान, सिल्वर का द्रव्यमान बटे कॉपर का द्रव्यमान, क्योंकि सिल्वर और कॉपर वाला जोड़ा था हमने, कॉपर का द्रव्यमान बराबर सिल्वर का तुल्यांकी भार, सिल्वर का तुल्यांकी भार बटे कॉपर का तुल्यांकी भार, है ना, कॉपर का तुल्यांकी
भार। हो गया, सिल्वर का तुल्यांकी भार, कॉपर का तुल्यांकी भार, भैया दोनों को हमने लिख दिया। लिखने के बाद हम सोच रहे हैं कि एक डब्बे में इनको बंद कर दें। ये आपका है फॉर्मूला। हो गया, यहां से अब क्या क्या फार्मूला निकलेगा। इन्होंने ये बताया कि जो सिल्वर का द्रव्यमान होगा निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, है ना, और कॉपर का पदार्थ की मात्रा जो होगी, दोनों का अनुपात करेंगे तो दोनों के तुल्यांकी भारों के अनुपात के बराबर आएगा। यही नियम आता है। अब मान लेते हैं फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार इसका समीकरण निकालना चाहें तो क्या होगा। ध्यान से देखना, फैराडे नियम के अनुसार, प्रथम नियम के अनुसार इसकी वैल्यू क्या होती है, जेड आई टी। हाँ सर, जेड आई टी होती है ना, जेड आई टी होती है सर, बिल्कुल जेड आई टी होती है। तो पदार्थ की जेड1 मात्रा, आई धारा समान है तो आई समय समान धारा समान, तो आई को हम वैसे रखेंगे, इसको भी रखेंगे। यहां क्या रखेंगे, या तो ऐसे कर लो भाई, चलो डायरेक्ट मत रखो यार, ए पहले W1 और ये W2 हो गया, इक्वल टू तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट E1 और E2। हो गया, हाँ हो गया सर, बिल्कुल हो गया। इसका फार्मूला निकलेगा कैसे, W1 की वैल्यू क्या, Z1 और क्या IT, है ना, Z1 IT, I को वैसे रखेंगे, T को वैसे रखेंगे, क्यों, क्योंकि समान है। Z2 IT इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। हो गया, IT को क्या करेंगे हम, धराशायी कर देंगे, क्यों, क्योंकि समान है। यहां से निकल के आया क्या, Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। क्या आपको दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा, मुझे पता है। यहां से क्या आएगा, Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। ये आया, यहां से ये आ गया। अब इसको हम और आगे कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, आगे कैसे करेंगे। आपको पता है कि Z बराबर क्या होता है, आपको पता है कि Z बराबर क्या होता है, बताओ जल्दी से। हमें पता है Z बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट अपॉन 96,500। ये अलग है, ये भी अलग है, लेकिन ये समान है। इसका मतलब ये जब समान है तो हम कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि Z प्रोपोर्शनल E, यानी कि तुल्यांकी भार के समानुपाती हो गया। और वैसे भी रसायन तुल्यांक है, तो यहां से फार्मूला जो आपका आया कि जो आपका रासायनिक तुल्यांक होगा वो तुल्यांकी भारों के बराबर होगा, सीधा सीधा, और तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। क्लियर है ना, हाँ चलिए, बहुत अच्छे लब चाहिए, हाँ बिल्कुल मिलते रहो, बहुत अच्छे, यही तो अच्छाई है, यही है एकता। ठीक है, हाँ मौसम सिंह, जयराम, मौसम सिंह, मौसम है। तो ये आपका दूसरा डिफिनीशन, दूसरा फार्मूला निकल के आता है, W1 W2 इक्वल टू E1 E2। W1 की जगह पे क्या, Z1 IT, Z2 IT इक्वल टू E1 E2, IT कैंसिल, Z1 Z2 और इक्वल टू क्या आएगा, E1 E2। बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए, राधा बच्ची लिख दी है, बहुत अच्छे। और बाकी लोग नेटवर्क सही नहीं है, क्या बात है गौतम बाबू, आपका नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है। चलिए बहुत अच्छे, आगे ऋषभ सिंह सर, नेनर्स क्वेश्चन में ये क्या बात है, एलियन क्यू में क्यू क्या होता है, क्यू आपका क्या साम्य स्थिरांक है, यानी कि क्यू आपकी क्या अभिक्रिया की एक प्रकार से कह सकते हो कि साम्य स्थिरांक मतलब कि सांद्रता का परिवर्तन, जो सांद्रता का डिफरेंट आता है, जो अनुपात आता है वो होता है ना। अभिक्रिया भागफल कहा जाता है, क्यू को अभिक्रिया भागफल के नाम से जाना जाता है। अभिक्रिया भागफल में क्यू की वैल्यू यही होती है, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, ये होता है, इसकी चिंता नहीं करना। क्यू क्या होता है, अभिक्रिया भागफल, यानी क्यू क्या होता है, अभिक्रिया भागफल होता है। किसी बच्चे ने पूछा, किसी भाई ने पूछा अभिक्रिया भागफल कि सर क्यू क्या होता है निर्णय समीकरण में, समझ में आ गया। हाँ, ओहो, पीछे का स्क्रीनशॉट, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है, चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। पीछे का भी स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे, ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद अगला नंबर इसका आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर हम आगे चलते हैं, तब तक के अगला टॉपिक क्या है आपका, ये है, देखते हैं क्या है। ओहो, अगला टॉपिक ये आपका आ गया। अगला टॉपिक क्या कह रहा है, सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है शायद, देखो क्या दिया है, उदाहरण के तौर पे क्या कह रहा है,
चलो, इन्होंने क्या कहा, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में 0.2 एम्पियर की धारा 1 घंटे तक प्रवाहित की जाती है या किया गया है। कैथोड पर एकत्रित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। जल्दी बताओ कितना आएगा। कॉपर सल्फेट का है एक विलयन, उस विलयन में 0.2 एम्पियर की धारा 1 घंटे तक प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर जो कॉपर निक्षेपित होता है उसकी मात्रा कितनी होगी, जल्दी बताओ। हाँ, एक क्वेश्चन आ गया है, शिवा बच्चे, शिवा भाई आ गया आपका एक क्वेश्चन, तुरंत आ गया, आपने नाम लिया, आ गया, हो गया, जल्दी से चलिए। जेई की क्लास क्यों नहीं आई थी, इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। कल जो बच्चे आए थे यूट्यूब में जान गए थे, मैं ज्यादा टाइम नहीं पढ़ा पाया था। तबीयत खराब होने की वजह से मैं सुबह क्लास लेने में एक प्रकार से असमर्थ था एकदम। दवा लाया, खाया, सोया था। आज क्लास लेने में थोड़ा सा ठीक था, तो मैं सोचा चलूं, क्योंकि बैठे रहते हैं जब तक बात नहीं होती बच्चों से तब तक अच्छा भी नहीं लगता। मैं चलने की स्थिति में हूँ, बस यूं समझ जाओ। पूर्ण रूप से तो अच्छा नहीं हूँ, लेकिन हूँ आप लोगों की दुआओं से अच्छा हूँ, पढ़ाने लायक हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक, पानी पी पी के, हाँ ठीक हो गया। अब इस टॉपिक की बात करते हैं, सवाल कैसे होगा। सवाल में सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो आपका कॉपर सल्फेट है CuSO4 जो है, उसको पहले तो आप तोड़ के देख लीजिए। कॉपर +2 चार्ज और सल्फर SO4 डबल माइनस, कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट, ध्यान से देखना। अब इसमें क्या है, आपको सबसे पहले क्या निकालना भैया, W निकालना है। आपको दिया है I बराबर दे दिया है 0.2 एम्पियर। कुछ बच्चे सवाल लगा रहे होंगे, टाइम क्या दे दिया, 1 घंटा। 1 घंटे को आप सेकंड बना लो, यानी 60 × 60 यानी क्या है सेकंड, यानी क्या है 3600 सेकंड। आप लिख लो इसको। आगे और कुछ दिया है, और कुछ नहीं दिया है। आपको डायरेक्ट W पूछा है, तो जरा बताओ क्या आएगा। डायरेक्ट W पूछा, जरा बताओ क्या आएगा। हाँ, फिजिक्स क्लास चलेगी, जल्दी बताइए। स्मार्टी साहिल कह रहे हैं सर नहीं आया, नहीं आया तो चिंता मत करो, हम है ना। एक डाउट है सर, बताओ। हाँ, देवाशीष यादव जी जल्दी बताइए आपका डाउट क्या है। हम हैं आपके लिए, हम आपके लिए हैं जिंदा। जल्दी बताइए आपका डाउट क्या है। डाउट क्या है भाई, बताओ फटाक से, क्या है सर। डाउट नहीं आ रहा है। चलिए, ऋषभ सिंह आंसर बता दिया, 0.2252 बता रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या आएगा, क्या आएगा, देखते हैं क्या आएगा। चलिए बहुत अच्छे, कितने लोगों का आ रहा है आंसर। एक डाउट सर, बताओ ना कौन सा डाउट है, हम तो डाउट क्लियर करने के लिए हैं। आ गया सर, बहुत अच्छे। इसका मतलब आपने सवाल लगा लिया। देखो, सवाल लगाने के लिए क्या करना है, आपको फार्मूला लिखना है ZIT। Z क्या है, रसायन तुल्यांक। Z की वैल्यू क्या है, EIT/96,500। E क्या है, तुल्यांकी भार है। इसका मतलब तुल्यांकी भार निकाल लो। सबसे पहले क्या निकालना है, तुल्यांकी भार। E बराबर क्या होता है, अणुभार बटे संयोजकता। अणुभार बटे संयोजकता होता है, संयोजकता होता है। ई का यानी कॉपर का अणुभार, कॉपर की बात करें तो कॉपर का अणुभार जानते हो कितना होता है, Cu 63.5 ग्राम प्रति मोल होता है। तो यहां रखेंगे 63.5, और जो संयोजकता होती है, ये कितना आवेश आया इसके ऊपर, 2, तो यहां से 2 से डिवाइड कर दो, यानी ये आ गया। अब इसी को क्या करो, इसकी जगह पे रख दो ला करके, यानी पूर्ण रूप से आप इसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको सॉल्व करना है भाई। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करना है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, E की जगह पे रखेंगे 63.5 है ना, 5, I की जगह पे 0.2, T की जगह पे 3600 है ना, होल बाई इसका 2 और इसका 96,500 पहले था। बस आपका ओवरऑल सॉल्व करने के बाद ग्राम में आएगा। अगर जितना आया उतना होगा आपका क्या आंसर। बताओ, लगेगा ना सवाल एकदम अच्छा है। यही हो कोई नहीं करता, ये क्या, हाँ सही बात है सर। पिछले टॉपिक Z1 Z2 क्या था। अच्छा, देवांश बाबू कह रहे हैं सर पिछला टॉपिक क्या था, Z1 Z2। Z1 क्या था आपका, सिल्वर का
सिल्वर का क्या था रासायनिक तुल्यांक, Z2 क्या था कॉपर का रासायनिक तुल्यांक था, यानी कि Z जो है वो रासायनिक तुल्यांक है। अब मैंने जो पिछले टॉपिक में लिया था आपके दिमाग में सर Z1 Z2 जो है यहां से यहां ये वाला, इसमें हमने क्या लिखा था सिल्वर का द्रव्यमान, सिल्वर के द्रव्यमान में आया था Z1, यानी Z1 जो आपका है वो सिल्वर का तुल्यांक की क्या रासायनिक तुल्यांक है, और Z2 जो है वो कॉपर का रासायनिक तुल्यांक। क्लियर हो गया ना। हाँ, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, जब तक हम हैं तब तक आपको डाउट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये सवाल लग जाएगा, ये सवाल तो लग गया ना। अब जल्दी बताओ, हाँ चलिए जल्दी बताओ। अरे गधो, मनोज कुमार आंसर दे, नूरगुल बाबू आज आपका आंसर नहीं आ रहा है, मनोज का आंसर आ गया है, और यस वंश क्लब का नहीं आ रहा है, वंश का भी नहीं आ रहा है, यानी यश पांडे उनका नाम है, उनका भी आंसर नहीं आ रहा है जवाब, और नूरगुल का भी नहीं आ रहा है, मनोज कुमार का आया सिर्फ। हाँ ठीक, चलिए। हाँ, रासायनिक तुल्यांक क्या है सर? रासायनिक तुल्यांक का मतलब होता है आपका तुल्यांकी भार बटे क्या है फैराडे। एक फैराडे में जितना तुल्यांकी भार होता है वही रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। एक फैराडे में जितना तुल्यांकी भार होता है वही रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। नोट कर लो। हाँ ठीक, बट हाँ आपकी जेई की वीडियो देखती हूँ डेली मुस्कान बच्ची, ठीक है कोई बात नहीं, आप इस क्लास को भी देखिए, इसमें भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब मैं जेई की क्लास में आपका ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो हो सकता है इससे खूब अच्छे न्यूमेरिकल आए। आप जब बेसिक समझे रहोगे तो आप आसानी से न्यूमेरिकल लगा सकते हो और आसानी से हल कर सकते हो। क्लियर? चलिए, तो सब बच्चों का आ रहा है 0.5 मतलब 0.25, यानी W बराबर आ रहा है 0.25 ग्राम। चलो भाई आंसर सही होगा जो लगाया आपने। आगे चले, आगे भी एक न्यूमेरिकल दिया है। ओहो, एक न्यूमेरिकल फिर आ गया। न्यूमेरिकल क्या है? 80 सेंटीमीटर क्यूब क्षेत्रफल वाली एक धात्विक सतह पर, ध्यान से सुनना सवाल को, 0.05 mm मोटी सिल्वर की परत चढ़ाने के लिए कितने समय तक सिल्वर नाइट्रेट विलयन में 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित करना आवश्यक होगा। यानी कह रहा है कि भैया आपको इतनी मोटी परत चढ़ानी है, चढ़ाने के लिए आपको 3 एम्पियर की जो धारा है वो कितना समय तक प्रवाहित करेगी। यानी आपसे क्या पूछ रहा है? टी पूछ रहा है। और जब टी पूछ रहा है तो टी निकालने के लिए क्या क्या हमें पता होना चाहिए? टी निकालने के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए? हम जानते हैं जेड बराबर क्या होता है, सॉरी हम जानते हैं डब्ल्यू बराबर क्या होता है, ZIT, है ना। जेड को अगर तोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? EIT बाई 96,500। यानी कि हमको टी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको E भी चाहिए, हमको W भी चाहिए। यानी कि जब तक हमको तुल्यांकी भार नहीं पता चलेगा और जब तक हमको द्रव्यमान नहीं पता चलेगा तब तक हम क्या कर सकते हैं? हम टी नहीं निकाल सकते हैं। तो हमें टी निकालने के लिए सबसे पहले हमें द्रव्यमान पता करना है। द्रव्यमान कैसे पता होगा? जरा ध्यान से, सिल्वर के लिए इसका घनत्व दे दिया है। अगर सिल्वर का घनत्व दे दिया है और अगर हमें आयतन पता चल जाए किसी भी प्रकार से, तो घनत्व क्या, घनत्व और आयतन के संबंध से द्रव्यमान निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं सर, आ जाओ निकाल सकते हैं। तो आ जाओ, आयतन यहां है, ए देखो क्षेत्रफल यहां दिया है और ये यहां दिया है। इसका मतलब क्या है भाई? क्षेत्रफल दे दिया है और मोटाई दे दिया है, इसका मतलब इसका गुणा अगर कर देंगे हम तो आयतन आ जाएगा। जल्दी बताओ आयतन कितना आएगा? जल्दी बताओ आयतन कितना आएगा? जल्दी बताइए आयतन कितना आएगा? जल्दी बताओ आयतन कितना आएगा? चलिए आयतन कितना आएगा? अगर नहीं आ रहा तो देखो, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? आयतन की गणना करना है। सबसे पहले आयतन निकालना है, यानी पहला प्यार, पहले आयतन निकालना है। पहले आयतन की गणना। चलो भाई, आयतन की गणना के लिए क्या करेंगे हम? क्या करेंगे हम? लंबाई गुणे मोटाई, क्या क्षेत्रफल गुणे, सीधा सीधा क्षेत्रफल गुणे मोटाई, क्षेत्रफल गुणे मोटाई, मोटाई हो गया। क्षेत्रफल आपका क्या है?
80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। गुणे मोटाई कितना है 0.005 एम है। ये तो बात बहुत गड़बड़ हो गया, मेम हो गया। यानी 1 mm में सेंटीमीटर कितना 1/10 सेंटीमीटर होता है, ये मिलीमीटर है। 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर होता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, mm को हटाएंगे, सेंटीमीटर लिखेंगे और साथ ही साथ इसको क्या करेंगे 1/10 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। यहां से ये कटेगा, कैंसिल आउट, यानी कि कहा गया आपका आयतन जो होगा वो क्या हो जाएगा 8 × 0.05005 सेंटीमीटर क्यूब हो गया टोटल। ये सेंटीमीटर हो गया। 8 पंचे 40, क्या करो गुणा कर दो, 40 तो लिखो, लेकिन कई अंक के बाद जब दशमलव लगेगा 3 अंक के बाद यहां लगाओ, यहां दशमलव लगाओ, यहां, यानी 0.04 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब आपको आयतन पता चल गया, तो आयतन घनत्व तो पता है आपका, है ना, यानी क्या है दिया है घनत्व बराबर क्या है 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया। हम क्या जानते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यानी द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो यहां से आ जाएगा द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। हो गया ना। ये वैल्यू हम क्या करेंगे, आयतन की वैल्यू रखेंगे 0.04 इंटू क्या करेंगे, हे प्रभु, इंटू क्या हो जाएगा आपका 10.5 ग्राम बचेगा, सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल बचेगा क्या ग्राम। ये आपको सिर्फ और सिर्फ गुणा करना है। 4 पंचे 20, 4 0 0 2, 4 1 4, अब दशमलव करेंगे बाद दशमलव 1 2 3, यानी अब की बार दशमलव यहां आ गया, 0 बाहर आ गया, यानी 0.42 आया ग्राम आ गया पदार्थ की मात्रा। अब जब इतना ग्राम आ गया पदार्थ की मात्रा, तब आपको क्या करना है, उठाओ कदम और बढ़ा दो, आंसर आ जाएगा। W पता चल गया, यानी अब आपको E क्या है, तुल्यांकी भार है। तुल्यांकी भार क्या है आपको पता है, अणुभार बटे संयोजकता होता है, यानी E की वैल्यू आप यही कोपचे में निकाल लो। कहां, यही कोपचे में निकाल लो। E बराबर क्या, अणुभार बटे संयोजकता। अणुभार कितना होता है सिल्वर का 108 होता है, क्योंकि 107.8 करोगे तो 108 माना जाता है। और इसका अणुभार कितनी, इसकी संयोजकता कितनी होगी सिल्वर की। सिल्वर कभी भी इसका आयन जो होता है वो सदैव 1 होता है। आपने देखा होगा कभी भी सिल्वर जो बनाता है, सिल्वर नाइट्रेट बनाता है, सिल्वर साइनाइड बनाता है, यानी AgCN, यानी एक ही सांद्रता, एक ही आयन होता है इसका, केवल एक धन चार्ज बनाता है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी 1 होगी। 1 से भाग दोगे तो E की वैल्यू उतने आएगी, यानी आपका W का मान जो होगा वो कुछ इस तरह से, W जो होगा वो रखो 0.42 बराबर E की वैल्यू 108 ही आएगी, गुणे I की वैल्यू कितनी है 3 एम्पियर की धारा, 3 एम्पियर लिख दो, है ना, 3 एम्पियर लिख दो, या तो 3 एम्पियर ने A को हटाओ, कंफ्यूज मत हो, गुणे T को ऐसे छोड़ दो क्योंकि T निकालना है, बटे 96,500। यही तो होगा ना, हाँ यही तो होगा बस। यानी कि आपको T निकालना है, T को अकेले छोड़ो, इसका गुणा इधर हुआ, यानी कि 0.42 गुणे 96,500 और होल बाई 108 गुणे 3 आपको जो आएगा वो सेकंड में आएगा। जरा बताओ सवाल ये लगेगा या नहीं लगेगा। ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताओ, ऊपर जाके देखो, मैं नहीं बोलूंगा। ये क्या बात है, चलिए बताइए, टॉपिक समझ में आया 0.4, हाँ आया संतोष सिंह का, हाँ। ओहो मौसम जी, तेल लेने नहीं गया, कहां चले जाते हो, हाँ ऐसे करोगे। चलिए क्या बात है, आयुष समझ नहीं आ रहा सर खुद को, ये क्या समझ नहीं आ रहा, खुद ही पढ़े। अच्छा आयुष को नहीं समझ में आ रहा है, ये बताओ सर हमारा चौपाल में क्यों नहीं सुना। बिंदु बच्ची आप बता दो क्या दिक्कत थी, मैं बता रहा हूं। चौपाल में आपका नहीं सुना गया तो कमेंट नहीं देखा गया होगा। ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया, सवाल आपको समझ में आया कि कैसे कैसे लगाया जाएगा। आंसर कुछ लोग बता रहे हैं 11.5 सेकेंड, बहुत अच्छे, 11.5 सेकेंड, देखते हैं जो आएगा वो आंसर सही है कि नहीं है।
कैलकुलेशन करने के बाद जो आया वो बताओ। बिंदु बच्ची आप बताइए आपका क्या दिक्कत था चौपाल में जो सुना नहीं गया, आप बताओ, कमेंट कर दो एक बार जल्दी से कि हाँ सर चौपाल में यही मेरी दिक्कतें थी, यही मेरी परेशानियां थी, इसीलिए नहीं सुनी गई। आप बता दीजिए क्या होगा। बताओ जल्दी से। चलो समझ में आया? बताओ भाई बताओ जल्दी से, कैलकुलेट करके बताना, जल्दी से आंसर अच्छा सा बताना, सही से आंसर बताना, इधर उधर नहीं। ये क्या लिखा है? ये लिखा है आपका 108 गुणे 3 है, ऊपर है 96,500, बहुत ज्यादा वैल्यू है ना? क्या आपको यही सॉल्व करने पे आएगा? सर जो आपने ई वाला लिखा है वो नहीं समझ आया। अच्छा ई वाला, ये ई वाला, ओहो ये अणुभार है भाई, ये तुल्यांकी भार है। तुल्यांकी भार का सूत्र होता है, हमने विलयन में पढ़ाया है आपको, हमने विलयन में क्या है पढ़ाया है आपको, है ना? इसमें तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? अणुभार बटे संयोजकता। अणुभार उसकी कितनी होती है सिल्वर की? 108 ग्राम प्रति मोल होता है। और उसकी संयोजकता कितनी होगी? संयोजकता का मतलब वो कितना आवेश हमेशा ग्रहण करता, कितना आवेश निकालता है। तो आपने कभी भी सिल्वर को देखा होगा, एक चार्ज बनाता है, एक धन चार्ज बनाता है, केवल और केवल एक, तो उसकी संयोजकता कितनी होगी? एक होगी। कॉपर पीछे 2 बनाता था इसलिए उसका 2 आया था, इसका संयोजकता केवल 1 आएगा क्योंकि ये धन चार्ज केवल 1 बनाता है ना? इसलिए 1 से भाग देंगे तो 108 ही आएगा। क्या किया हमने? रख दिया, सॉल्व करो, जो आएगा वो आंसर होगा। क्या सबका आ रहा है इतना? हाँ चलिए चलिए सही है। हाँ आगे 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 111.5 सेकंड सबका आ रहा, क्या बात है? फिजिक्स की क्लास को लेकर बहुत चिंतित हैं बिंदु बच्ची, आप चिंता मत करो, फिजिक्स की क्लास को लेकर के आप भयभीत मत होइए, आपकी क्लास आने वाली है, बहुत जल्दी ही आएगी। आप बस इसको लगाइए, कितना आएगा इसका आंसर। अब मेरे हिसाब से कितना आएगा देख लेते हैं, देख लेते हैं भाई, देख लो कितना आएगा, देखते हैं। 0.42 इंटू 96,500, 8 तरीक के 24, 4 2 3 करने 324, इसको डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद कितना आएगा देख लेते हैं, देख लेते हैं। कैलकुलेटर कहाँ है? ये तो बहुत बड़ा हो गया। ए भाई तुम जो थे वही आ जाओ जो थे वही आ जाओ, तुम बताओ। सॉल्व करने के बाद कितना आएगा इसको डिवाइड कर दो भाई, 3 से ये कट रहा था यार, मैं छोटा था, है ना? 300 का 96 900 है, 3 तरीक का 900 आएगा, 24 78 हो जाएगा, ये सही बात है 72 हो जाएगा, यानी ये 3 बार जाएगा, 300 यहाँ आएगा लगभग लगभग, 3 का गुणा यहाँ होगा, 4 3 12, 100 कुछ आएगा यार, ये आएगा 100 समथिंग आएगा, यानी कि 11 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा। समझ गए सर? आ गया सर, बहुत अच्छे। आएगा जो आगे आएगा वो आपका आंसर होगा। कुछ लोग जो आंसर बता रहे हैं मेरे हिसाब से गलत आ रहा है, क्योंकि यहां आपका ज्यादा आंसर आ रहा है। सही है, ठीक, चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। उनका जलाल बच्ची बहुत सही। हाँ चलिए सर फिर से एक बार बता दीजिए। बिल्कुल हम बता देते हैं अनु बच्चे, चिंता मत करो। यहां से आपका सवाल कुछ इस तरह से दिया है कि इतना सेंटीमीटर क्या स्क्वायर वाला क्षेत्रफल धात्विक सतह पर इतनी मोटी, मतलब कोई परत है, कोई परत है, उस परत पर क्या है इतनी मोटी परत चढ़ानी है सिल्वर की। कोई प्लेट है, उस प्लेट पर उतनी मोटी परत चढ़ानी है सिल्वर की। सिल्वर की चढ़ाने के लिए कहा कितने समय तक धारा प्रवाहित किया जाए, बस। तो सबसे पहले आपको उसकी मात्रा पता करनी है कि कितनी मात्रा का परत चढ़ेगा। तो मात्रा का परत पर चढ़ने के लिए क्या है, उसका घनत्व दिया है और इसका क्षेत्रफल और ये मोटाई दिया है, यानी परत का आयतन निकलेगा कैसे। आपको क्षेत्रफल पता है, जितनी मोटाई है उसका गुणा कर देंगे, पूरे बर्तन का क्या क्षेत्रफल आयतन निकल जाएगा। अब आयतन जब निकल गया, उसका घनत्व पता है, घनत्व और आयतन के संबंध से क्या करेंगे हम, उसका द्रव्यमान निकाल लेंगे। द्रव्यमान निकालने के बाद क्या है, आपको फार्मूला पता है भैया कि W बराबर EIT होता है। E क्या है, तुल्यांकी भार है। क्या है, तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार क्या होता है, अणुभार बटे संयोजकता। यहां से हमने अणुभार के 108 से 1 बटे भाग दे दिया, तो आया 108 तुल्यांकी भार आ गया, और यहां से द्रव्यमान आ गया, यहां से हो गया, सबको रखा, T को अकेले बचाया, सॉल्व किया, आ गया।
चलिए कुछ लोग 126 बता रहे हैं सर, 126 आ रहा है, तो सॉरी सर, अच्छा गलती हो गई नूरगुल बाबू, कोई बात नहीं, 126 आ रहा है बिल्कुल। टाइम मनोज का 126 आया है, संतोष का 126 आया, वंश क्लब का 126 आ गया। ओहो, मैंने कहा ना, बताओ, मैंने चेक नहीं किया होता तो आप लोग दोबारा चेक भी नहीं करते। हाँ काजल बच्ची 126 आएगा आपका, 12 गए हो, 1 पॉइंट और जाएगा आगे, 1 पॉइंट और जाएगा, 125.83 लग रहा है। स्मार्टी बाबू कैलकुलेटर निकाल लिए हैं और एकदम करेक्ट आंसर हिसाब मेरे हिसाब से बता रहे हैं कि भाई दशमलव में आया तो करेक्ट होगा ही। 125.83 इन्होंने कहा ये आएगा सर सेकंड। चलो सही है, 126 वाला सही है, 125 वाला सही है, सब सही है। चलिए समझ में आ गया, आगे चलें। अब हम आगे चले, हम तुम लोग कहां से आ जाते हो भाई, इसको डिलीट कैसे करें अब, ये बीच में काज कहां से आ गए दो लोग। अगला टॉपिक आपका ये है, क्या लिखा है, फैराडे के नियम तथा विद्युत अपघटन का मात्रात्मक स्वरूप। भैया क्या है मात्रात्मक स्वरूप? मात्रात्मक स्वरूप क्या है? वैद्युत अपघटन का मात्रात्मक मतलब मात्रा का रूप जो है, गणना जैसे करना है, कैलकुलेशन जो है, वो सारी चीजें आप करते आए हैं, इसमें और कोई दो बात नहीं है। बताओ पीछे का सवाल आपको समझ में आया? क्या पीछे का सवाल आपको समझ में आया? समझ में आया आपको? चलिए समझ में आ गया। हाँ हाँ, रिवीजन करेंगे, रिवीजन करेंगे भाई पिछले चैप्टर का। आप पिछली वीडियो पहले आप जाकर के देखिए, जब आपको ना समझ में आए वहां तो आप बता दीजिए कि सर रिवीजन कर दीजिए। क्लियर? चलो आते हैं। ओहो, नींद नहीं आनी चाहिए, जब मैं जग रहा हूं तो आपको भी जगना पड़ेगा। मैं भी खाना नहीं खाया हूं, भूख खाली पेट हूं, सारी चीजें पेट में चूहे कूद रहे हैं, तब भी आपको पढ़ा रहा हूं, है ना। चलिए अमन बाबू, आपका डाउट क्या है? जल्दी बताओ, मैं डाउट बताऊंगा, सबका बताऊंगा, किसी का नहीं छोड़ूंगा। आ जाओ, इनमें क्या कह रहा है तब तक कमेंट करो अमन जी। हाँ सेंटीमीटर में सही से बदले हैं। हाँ सेंटीमीटर में आप क्या करना है, मिलीमीटर को 1/10 से क्या करना, गुणा कर देना, सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए देखो इसमें क्या करना है आपका, इनका जो मात्रात्मक गणना है, मात्रात्मक गणना यही है भाई कि W बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा ZIT होता है। हाँ सर ZIT होता है। W बराबर फिर आपने कहा कि EIT बाई क्या होता है, 96,500 होता है। हाँ सर ये भी हमने पढ़ा, अब ये भी है ना, ये भी हमने पढ़ा। शुरुआत में आपने W बराबर क्या पढ़ा, ZQ पढ़ा, ये बात ध्यान देना, ZQ पढ़ा, उसके बाद IT पढ़ा, फिर ये पढ़ा। अब आपने E को जो पढ़ा, ई जो आपका है वो आपका क्या है, क्या है, अणुभार बटे संयोजकता है, अणुभार बटे संयोजकता है। मात्रात्मक में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताना है, संयोजकता है कि क्या क्या होता है। जेड आपका क्या है, ई बाई आपने 96,000 को 500 को फिर यफ रखा, यफ क्या है, यफ फैराडे नियतांक, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है ना, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। सीधा सीधा क्या है, जो यफ आपका है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है भाई, क्या है, आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पर क्या है, आवेश है। अब यहां से आपको ये समझना है कि जैसे जैसे रिएक्शन से समझना है थोड़ा सा आपको, कि अगर रिएक्शन हो, जैसे कोई रिएक्शन, सपोज दैट हमारे पास कोई मेटल है, ये n इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो रहा है, बैलेंस हो जा रहा है। जैसे यम ये बना, अब इस धातु को उदासीन करने के लिए कितना आवेश की आवश्यकता हुई, है ना। अतः धातु को, हाँ धातु को, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऐसे हिलाते रहो, ठीक। धातु को, हाँ समझते रहना बाबू, ठीक। हाँ हाँ रिपीट, अमन मिश्रा रिपीट कर देते हैं, ठीक, रिपीट कर दें, ठीक है रिपीट कर देते हैं भाई। ई मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी, हाँ मनोज कुमार ये होता है। और कहाँ गए सर, रिपीट कर दीजिए, मैं रिपीट कर देता हूँ भाई। देखो किसी का दिक्कत था, किसी का डाउट था, मैं सवाल को रिपीट करता हूँ। और ये सवाल आपका यहाँ है, ये 2 स्लाइड ऐसे आ गए हैं यार, डिलीट करो इसको।
ये सवाल था, कहाँ गए, ये सवाल था, ये सवाल था, है ना, ये सवाल भाई तुम चलो, हाँ ये सवाल था। एक बच्चे कह रहे हैं सर ये सवाल रिपीट कर दीजिए फिर से। रिपीट हम यही कर रहे हैं कि सवाल आपका दिया था कि इतना क्षेत्रफल वाला पर्त है, उस क्षेत्रफल पर इतनी मोटाई का सिल्वर का पर्त चढ़ाना है, उस पर्त को चढ़ाने के लिए 3 एम्पियर की धारा कितने समय तक प्रवाहित की जाएगी। तो सबसे पहले आपको समय निकालने के लिए फार्मूला मन में सोचो कि जेड बराबर क्या होता है, ई बराबर डब्ल्यू बराबर जेड आई टी, और डब्ल्यू बराबर होता है ई आई टी बाई 96,500। आपको सिर्फ और सिर्फ आई पता है और आपको टाइम पूछा है, तो सबसे पहले आपको ये पता करना है W और पता करना है E। तो W क्या है, पदार्थ की मात्रा है। अगर पदार्थ की मात्रा से क्या है, पदार्थ का घनत्व दिया है, घनत्व क्या दिया है, घनत्व अगर दिया है, अगर आयतन पता चल जाए कहीं से तो आयतन से क्या करेंगे हम, घनत्व से और द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो यहां से ये मोटाई है, मतलब ये मोटाई है, ये क्षेत्रफल है। हमने क्या किया, इसका गुणा किया, लेकिन ये एमएम में था तो इसको सेंटीमीटर में बदल दिया। 1/10 से गुणा कर दोगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, यानी ये आया साल करके इतना, यानी इसका आयतन इतना आ गया। और जब आयतन आ गया तो घनत्व बराबर द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व गुणे आयतन। इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो आया वो आपका आ गया मात्रा। अब जब मात्रा जैसे आया हमने क्या किया, फार्मूले में रखना शुरू किया। उसके पहले ई आ गया, ई की वैल्यू क्या है, अणुभार बटे संयोजकता। अणुभार 108 होता है सिल्वर का, और सिल्वर की संयोजकता 1 होती है, रखा 108 ही आया। अब हमने क्या किया, इसी फार्मूले में रख रहे हैं, इसी में ई देखो W की जगह पे ये वाली वैल्यू रख दिया, ई की जगह पे 108 रख दिया, आई की जगह पे 3 एम्पियर। समय पता करना है, टी को वैसे छोड़ो, 96,500 भाग दे दिया, सॉल्व कर दिया, जो आया वो आंसर आया। क्लियर, अब तो आ गया होगा समझ में भाई मेरे। अगला सवाल ये है, अगला सवाल नहीं है, अगला समझो कैलकुलेशन है। यानी अब इसमें इनका जो मात्रात्मक गणना है वो मैं बता रहा हूं, फार्मूले को फिर से बता रहा हूं। इसमें मेन बात ये वाली समझने की है, ये तो आपका बेसिक पिछला फार्मूला है। अब यहाँ जो फैराडे आता है, एक फैराडे का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, एक फैराडे का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अब सवाल इसमें क्या बनता है कि एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में न्यूट्रल हो रहा है। अब इस रिएक्शन में जो धातु M+ है वो हमारा अगर उदासीन हो रहा है तो उदासीन करने में कितना आवेश की आवश्यकता हो रही है ना। धातु M+N को उदासीन करने के लिए, तो उदासीन करने के लिए आवेश की मात्रा क्या हो जाएगा, 3F हो जाएगा, क्योंकि 3F करें, सॉरी N है तो NF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NF हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1F, तो N इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, NF होगा। बात ये समझ में आई कि नहीं आई, बताओ, बात ये समझ में आया, हाँ समझ में आ गया, यस सर समझ में आ गया। हाँ बताओ जल्दी से, जल्दी बताइए, क्या ये समझ में आया आपको, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हाँ चलिए पूछो, कौन सा सवाल पूछना है, जो सवाल पूछना चाहते हो वो सवाल पूछ लो। चलो आ गया, क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे बात की जाएगी हमारी बैटरियों के बारे में। बैटरी आप जानते हैं भैया, बैटरी हमारी क्या होती है, एक ऐसी युक्ति है जो हम घरों में, गाड़ी में, सामान में, अपने क्या है कहने मतलब कि आप अपने गाड़ी में, मोटरसाइकिल में कहीं भी इस्तेमाल करते हैं ये सारी बैटरियां। लेकिन बैटरियां 2 प्रकार की होती हैं, वो बैटरी 2 प्रकार की कौन कौन सी है, चलो लगे हाथ ऐसे सीधे सीधे बताते हैं, ध्यान पूर्वक सुनना भैया, ध्यान पूर्वक, और कहीं जाना नहीं है, ना कहीं कंफ्यूज होना है, ना कहीं डाइवर्ट होना है। मैंने क्या बताया, इसमें 2 प्रकार की बैटरी होती है, एक होती है प्राथमिक बैटरी, है ना, प्राथमिक बैटरी जो आप जानते हैं, ये पूरा थ्योरी पोर्शन है, प्राथमिक बैटरी। दूसरा क्या होता है ना, द्वितीयक बैटरी, द्वितीयक बैटरी, ये हो गया प्राथमिक बैटरी। द्वितीयक बैटरी को हम क्या कर रहे हैं, डब्बे में बंद कर रहे हैं, हो गया।
अब प्राथमिक बैटरी क्या होती है, आपको पता है कि ऐसी बैटरियां जिनका इस्तेमाल केवल एक बार किया जाता है, दोबारा नहीं किया जा सकता है, या यूं कह सकते हो कि जो डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, वो निष्क्रिय हो जाती हैं, वो खराब हो जाती हैं, प्राथमिक बैटरी कहलाती है। इसमें आपकी क्या आती है, शुष्क सेल आता है और मरकरी का सेल आता है, उसकी बात करते हैं। आ जाओ, इसमें आपके दो तरह की बैटरी आती है, इसमें भी आपकी दो तरह की बैटरी आती है। क्या आती है, पहला आता है शुष्क सेल, शुष्क सेल। दूसरा क्या आता है आपका, दूसरा आपका आता है मरकरी सेल, है ना, मरकरी सेल। यह आपका आता है शुष्क सेल और मरकरी सेल आते हैं। जल्दी से ध्यान दो, लिखते रहना ध्यान से, और कुछ नहीं, बाकी थ्योरी है। यूट्यूब में पढ़ने से क्या मिलता है, अच्छा सर आपको यूट्यूब में पढ़ाने से क्या मिलता है, आपका प्यार मिलता है, बाकी परसेंटेज जो होता है वो मिलता है। ठीक, बच्चों की संख्या ज्यादा होगी तभी मिलेगा, है ना। हाँ आंशी पटेल, आप कहाँ से हैं, ठीक, चलिए सेल सेल सेल, हाँ सेल मिलता है, सेल सेल देवांश जी चुप हो जाओ, देवांश जी, साहिल कह रहे हैं सर चुप हो जाओ, देवांश बाबू सही बात है, चुप हो जाओ, कुछ नहीं, है ना। आप इतना सोचते हो यार, हम पढ़ाते हैं उतना हम नहीं सोचते हैं, आप इतना सोच लेते हो। चलो ऐसे सोचोगे, सोचना नहीं चाहिए ज्यादा, है ना, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। स्क्रीनशॉट अभी नहीं लेना है, जब हम ये पूरा बोर्ड भर देंगे तब स्क्रीनशॉट लेना है। आ जाओ, अब ये शुष्क सेल जो हमारा होता है, शुष्क सेल में क्या क्या होते हैं आपको पता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, मरकरी सेल में तो मरकरी होता है, शुष्क सेल में भैया क्या होता है आपका, मैग्नीज ऑक्साइड होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड होते हैं, उसके लेप होते लगे होते हैं। जैसे कहने का मतलब शुष्क सेल जानते हो कौन आएगा, वो जो आप पहले मोटे मोटे सेल आते थे एलईडी सेल, वो सेल आपका शुष्क सेल आता है। और मरकरी सेल बहुत ही महंगा होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल कम किया जाता है। ये सस्ता रहता है, ये मोटा सेल आता है, इसमें ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड आता है, उसका लेप भरा होता है, उसके बीच में क्या होता है, मैग्नीशियम अमोनियम और क्लोराइड का और मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या है, एक पाउडर भरा रहता है। ये सारी चीजें रहती है। उस सेल के बारे में आप देखो, उसके ऊपर गत्ते लगे होते हैं। और इसका जो वोल्टता होता है, इसकी वोल्टता 1 है ना, 1.25 से 1.5 तक होता है, 1.3 तक होता है यार, 1.3 वोल्ट तक होता है। यानी इसकी वोल्टता इतनी होती है, इसका पावर इतना होता है। मरकरी सेल में क्या होता है, मरकरी होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है, ये सारी चीजें होती है। इसकी वोल्टता 1.5 वोल्ट तक होती है, यानी होती है। इसके पास इतना ही पावर आता है, इसमें मरकरी मिलाया जाता है। और आगे, हाँ चलिए सर नॉलेज के लिए था, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपने पूछा, सही है, कोई गलती नहीं है ना। परसेंटेज होते हैं सारी चीजें, जब जितने देखो जितने ज्यादा आप लोग आओगे उतने ज्यादा अच्छा होगा, ये जान जाओ फायदा हम लोग का। अब जब आप आते नहीं हो तो नुकसान है। अब समझ जाओ कि चिल्लाते इतना ज्यादा है, आप बच्चे अगर नहीं आते हैं तो घाटा हम लोग का होता है भाई, समझ जाओ, बहुत नुकसान होता है। लेकिन कोई बात नहीं, सब प्यार है ना। सर आपका पूरा नाम, वही तो नाम है हमारा, कमेंट जाता है ना यूट्यूब में, जाता है मेरा कमेंट, इसी नाम से जाता है भाई, इसी नाम से जाता है, यमाई खान के नाम से, इसी नाम से जाता है मेरा कमेंट। जिस बच्चे को जाता है वो देख लेना। क्लियर। आगे क्या होता है, ये हो गया आपकी बैटरी, क्या, शुष्क सेल, मरकरी सेल हो गया। आगे बात की जाती है द्वितीयक सेल जो आपका होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। ये भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। क्या होता है भैया आपका, इसमें ध्यान से देखना क्या होता है, ये दो प्रकार का होता है। ये होता है पहला सीसा संचायक सेल, है ना, सीसा संचायक सेल होता है। और क्या होता है, और बताओ, लेड वाला भाई, लेड संचायक होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। हाँ मरकरी सेल होता है सर, बिल्कुल मरकरी सेल होता है बाबू, आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मरकरी सेल होता है, बिल्कुल सही होता है, एकदम सही है, एकदम सही है। ऐसे बढ़ते रहो, आगे जाते रहो। क्लियर। हाँ लेड संचायक होता है, हाँ सीसा संचायक सेल निखिल कैड में, हाँ एमआई खान के नाम से कमेंट जाता है, बिल्कुल। हाँ मैंने क्या लिखा, लेड संचायक सेल,
लेड संचायक सेल, और ये क्या होता है, निकिल कैडमियम सेल। हाँ, दूसरा इसका क्या होता है, निकिल कैडमियम सेल, निकिल कैडमियम सेल, ये हो गया। यानी कहने का मतलब कि लेड संचायक में आपका क्या होता है, जो आपका एनोड होता है वह एनोड आपका जो है वह एनोड जानते हो किसका बनता है, वो पीबी का रहता है। और जो कैथोड आपका होता है, कैथोड आपका वो क्या होता है, PbO2 का होता है, लेड डाइऑक्साइड का होता है। यहां से लेड डाइऑक्साइड का होता है। निकिल, निकिल में क्या होता है, निकिल कैडमियम का, निकिल कैडमियम में क्या होता है, आप ध्यान से सुनना, इसमें एनोड का काम कौन करता है, लेड करता है, और कैथोड का काम कौन करता है, लेड डाइऑक्साइड करता है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक जो विलयन होता है, वो विलयन क्या है, जो विलयन होता है वो H2SO4 होता है। आप जानते हैं जो बैटरी में सेल का इस्तेमाल किया जाता है, जो बैटरी में, वो आपका आता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एनोड का काम कौन करता है, इसमें एनोड का काम कैडमियम करता है, पेवर धातु है। और कैथोड का काम कौन करता है, कैथोड का काम करता है निकिल ऑक्साइड करता है। ये हो गया। इसमें भी आपका विलयन जो होता है वही होता है, लगभग है ना, लगभग ज्यादातर इसमें जल ही मिलाया जाता है। क्लियर, कैडमियम हाइड्रोक्साइड होता है। हाँ सर, लव यू सर, चरण स्पर्श, चलिए बहुत अच्छे, शुक्रिया बाबू आपका। मनोज कुमार सर, इंग्लिश से क्या होगा इन सेल का, अच्छा इन सेलों का इंग्लिश क्या होगा, बैटरी फॉर बैटरी, प्राथमिक मतलब कि प्राइमरी सेल, प्राइमरी बैटरी, द्वितीय माने सेकेंडरी बैटरी, और ये शुष्क सेल का मतलब होता है क्या भैया, ये क्या होता है, मॉइस्ट सेल होता है। और ये मरकरी का नाम मरकरी सेल रहेगा। लेड का मतलब लेड संचायक सेल होगा, बैटरी होगा। और निकिल कैडमियम का निकिल कैडमियम ही इंग्लिश होगा, इसमें होता है। और इसमें आपका इलेक्ट्रोलाइटिक जो विलयन होगा भैया, जो विलयन होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये होता है। तो इस तरह के सेलों में ये ध्यान देना, ये काफी ज्यादा वोल्टता वाले होते हैं, काफी ज्यादा वोल्टा, इससे ज्यादा महंगा लेकिन वो होता है, और इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। ये आपके घरों में, इन्वर्टर में, आपके पास, आपकी गाड़ी में, है ना, कार दो पहिया हो, 4 पहिया हो, 10 पहिया वाली गाड़ी हो, उन सब में इस बैटरी का इस्तेमाल होता है। जो आपकी 12 वोल्ट की बैटरी होती है, जो पहले आप लेके आते सफेद बीड़ी चलाते थे ना, टीवी चलाते थे ना सर, क्लियर है बिल्कुल। ये सारी चीजें थ्योरेटिकल है, मैंने बताया इसका क्लासिफिकेशन, बाकी आप थ्योरी बाकी पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं क्या होगा। देखो प्राथमिक बैटरी को बता दिया, यहां से वही बात है। प्राथमिक बैटरी होती है कि ऐसी बैटरियां जिनका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है, दोबारा नहीं किया जा सकता है ना। यानी ऐसी बैटरी जिनका उपयोग केवल एक बार, है ना, एक बार किया जाए प्राथमिक बैटरी कहलाती है। क्या, प्राथमिक बैटरी कहलाती है। क्लियर, ऐसा भाई जिनका क्या उपयोग केवल एक बार किया जाए प्राथमिक बैटरी कहलाती है। तो यूं समझना, ध्यान पूर्वक समझना, बिल्कुल सब कुछ डायरेक्ट एक्सप्लेन करते हो, जबकि आपको पता है कि हम लोगों के 1 साल बोर्ड हो गया, इतना एडवांस नहीं है। अच्छा ये बात है, अनु बाबू आ जाओ मेरे भाई, सही कहा है आपने कि सर आपने डायरेक्ट कर दिया, मैं 1 साल से बैठा हूं, कुछ नहीं आता है। हाँ ये तो बात सही है कि आप 1 साल से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हाँ सब कुछ बैठे हैं, सत्यार ऐसे कर रहे हैं, खाली ऐसे ठीक। तो आ जाओ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना, मैं किस लिए हूँ, चिंता नहीं करना यार। हाँ चिंता नहीं करना, जिंदगी है, मस्त रहो ऐसे, चिंता जरा सी नहीं चिंता। देखो जब तक मैं हूं तब तक चिंता नहीं करना, बाकी मैं तो नहीं जानता कि मेरे बाद क्या करना है ना। तुम मेरे बाद शहर को तरस जाओगे, नहीं बातों को तरस जाओगे। आ जाओ सर एग्जाम्पल दो प्लीज। अच्छा एग्जाम्पल क्या है, इसमें कुछ नहीं, बैटरी है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना समझना है कि जो हमारे पास जो बैटरी होती है, वो बैटरी के बारे में इंट्रोडक्शन से कर रहा है। बैटरी हमारी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक प्राथमिक एक द्वितीयक होती है। प्राथमिक बैटरी जो होती है उसके अंतर्गत भी कुछ बैटरियां होती हैं, जैसे शुष्क सेल और मरकरी सेल। मरकरी सेल का काम होता है, शुष्क सेल का काम क्या है, शुष्क सेल में क्या होता है आपका,
उसमें आपका आता है हाइड्रोजन आता है सेल का, ऑक्सीजन सेल आता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, है ना, ये सारी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। तो वहां आपका जो शुष्क सेल होता है वो आपका शुष्क सेल जो एलईडी, पहले समय में आप मोटे मोटे सेलों का इस्तेमाल करते थे टॉर्च बैटरी में ना, वहां जो सेल लगाते थे वो सेल आपका शुष्क सेल में आता है। मरकरी सेल आपका बहुत महंगा होता है जो छोटे छोटे युक्तियों में इस्तेमाल किया जाता है। ये हुआ आपका पहला थ्योरी, यानी प्राथमिक बैटरी कहलाती है। आगे देखो शुष्क सेल की बात आ गई। देखो शुष्क सेल बोल दिया ना, शुष्क सेल आपका जो होता है भैया वो क्या होता है, ड्राई सेल है, ड्राई सेल, मॉइस्ट सेल। क्लियर? थ्योरी आप पढ़ सकते हो मेरे भाई, थ्योरी आप पढ़ सकते हो मेरे दोस्त, थ्योरी आप पढ़ सकते हो मेरे भाई मेरे दोस्त। हो गया है ना, थ्योरी आप पढ़ सकते हो भाई। इसकी डिफिनेशन, इसका ग्राफ में, इसका फिगर में बना दूं एक तो आप समझ जाओगे शायद। इसका फिगर अगर मैं बना दूं तो शायद समझ जाओगे। शुष्क सेल का, शुष्क सेल की बैट अगर फिगर में बना दूं तो शायद आप समझ जाओगे। क्लियर? ध्यान से देखना, मैं इसका अगर बैटरी बना दूं तो आप समझ जाओगे कि सर क्या बताने वाले हैं, है ना, क्या बताने वाला हूं मैं, आप ये समझ जाओगे, आप समझ जाओगे क्या बताने वाला हूं मैं, आप खुद समझदार हो। क्लियर? यहां से उसके बाद आपको एक बैटरी हम और बना रहे हैं, इस बीच में रॉड लगा रहे हैं। क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये आपका जो है, ये आपका पूरी तरह से क्या है, फुलफिल है। ये आपका फुलफिल है पूरी तरह से। ये आपका एकदम ब्लैक है, इसको मैं बताता हूं ये क्या, ग्रेफाइट है। ये क्या है आपका, ग्रेफाइट है। सेल की बात करें, एक्सप्लेनेशन की बात हुई तो चलो एक्सप्लेन करते हैं। ये आपका ग्रेफाइट हो गया, ये आपका ग्रेफाइट हो गया। अब जरा ध्यान से देखना इसमें और क्या क्या होगा। आगे आपका यहां से एक अलग से युक्ति लगी रहती है, ऐसे करके ऊपर जो लगा रहता है स्टील का दिखाई देता है आपको, स्टील का। अब इसमें क्या क्या होता है, इस बीच में आपका एक पेस्ट पदार्थ भरा होता है, इस बीच में आपका एक पेस्ट पदार्थ भरा होता है, बिल्कुल एक पेस्ट पदार्थ भरा होता है ना। अब देखो ध्यान से, पेस्ट पदार्थ भरा होता है। आप इस सेल को देखे होंगे बचपन में, आप फोड़ फोड़ करके इसको गलाते थे, गलाने के बाद एक क्या बनाते थे, मतलब खेलने वाला गिट्टक बनाते थे बचपन में, ज्यादातर ये बच्चे तोड़ तोड़ के बनाते थे, आप बनाए होंगे आप भी, है ना। इसमें पेस्ट पदार्थ होता है। अब बात आती है सर क्या है ना। अब इसमें क्या क्या है, देखो आपका जो अंदर का पदार्थ, ये आपका क्या हुआ, ग्रेफाइट हुआ। ये आपका क्या हुआ, ग्रेफाइट हुआ। ये आपका ग्रेफाइट हुआ। ये जो पेस्ट पदार्थ है वो पेस्ट पदार्थ क्या है आपका, आपको पता है, कापर है ना। क्या है आपका, कापर, कापर सल्फेट या पेरस, जो भी है, जो भी देखो इसमें आपका मॉइस्ट भरा होता है। यहां हम क्या करेंगे, इसको, इसमें आपका क्या है, मॉइस्ट भरा है। क्या है आपका MnO2 और प्लस आपका हो जाएगा कार्बन और करके भाई, और बाकी चीजें दूसरे केस में है अमोनियम क्लोराइड और प्लस करके ZnCl2। ये आपका पेस्ट पदार्थ भरा होता है। पेस्ट पदार्थ ये अलग से पेपर होता है, ये अलग से पेपर होता है। इस पेपर की बात करें अगर तो क्या होगा, पिच सील होगा, है ना। सील का मतलब ऊपर से जो कवर है, पैक कवर आप कह सकते हो, पैक कवर, या आप बोल दो पिच सील, बंद कवर, बंद है ना, कवर, बंद कवर है। ये आपका क्या होता है, गत्ते का होता है बाहर वाला हिस्सा, आप उसको फाड़ के देखे होंगे। आगे इसमें ये वाली जो रॉड है ये जिंक एनोड का काम करती है, जिंक का काम करती है ना, जो जिंक एनोड का काम करती है। किसका, जिंक एनोड का काम करती है। और बाकी आपका कैथोड जो ऊपर वाला हिस्सा है, कैथोडिक जो आपका है, ये वाला कवर कौन सा, दूसरा कवर,
दूसरा दूसरा दूसरा। ये बाहर वाला किसका काम करता है? ये आपका होता है कैथोड का काम करता है, लेकिन कैथोड की जगह पे आपका ग्रेफाइट, सीधा सीधा ग्रेफाइट है, वो ग्रेफाइट कैथोड की जगह काम करेगा। क्या? ये कैथोड का काम करता है। किसका? कैथोड का। यानी इसमें कुछ इस तरह से रिएक्शन होते हैं। आप इस सेल को बनाया गया होगा, इस सेल के बारे में आप जान गए होंगे कि क्या होता है, बताओ। हाँ, रिमोट का सेल भी, हाँ बिल्कुल, रिमोट का सेल। सर रिमोट का सेल किस में आएगा? प्राथमिक सेल में आएगा, और वो प्राथमिक सेल शुष्क सेल में आएगा, रिमोट का सेल। हाँ, रिमोट का सेल आएगा आपका। हाँ, एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, क्या बात है बाबू? हाँ हाँ, करने में लगा है। अच्छा, ये बात है, ठीक, सही है। अब ये समझ में आया कि नहीं आया बाबू? हाँ, आपके रिमोट में जो इस्तेमाल होता है सेल, वो आपका क्या है? शुष्क सेल में आएगा। जो आप बचपन में इस सेल को फाड़ फाड़ करके ऊपर से अंदर के इसके रंग को निकाल करके, या ये सलाका होता था, सलाका, सीधा सीधा ये सलाका है जो आपके काले रंग का रहता था, है ना? यस सर, क्लियर? अब समझ में आ गया? तो समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़े। इसकी जो वोल्टता होती है, इसकी अधिकतम वोल्टता, इसकी अधिकतम वोल्टता, अधिकतम वोल्टता क्या होती है भैया? 1.2 से 1.3 वोल्ट के बीच में होता है। अधिकतम वोल्टता इतनी होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। आगे चलते हैं। आगे आपका क्या है? मरकरी सेल। मरकरी सेल की बात करें, मैंने बताया मरकरी में, है ना, मरकरी सेल आपका होता है जो छोटे छोटे युक्तियों में इस्तेमाल होता है। ये छोटे छोटे युक्तियों में, इसमें मरकरी आपकी होती है। मरकरी मतलब Hg आता है, तो बहुत छोटी छोटी युक्तियों में इस्तेमाल होता है, इस बात को ध्यान देना। मरकरी सेल आपका कुछ इस तरह से, इसकी थ्योरी, इसका डिफिनीशन, इसका फिगर कुछ नहीं। इसमें मरकरी आते हैं और जिंक आता है ना। इसमें आपका क्या है? एनोड का काम जिंक करता है। किसका? इसमें एनोड का काम कौन करता है? एनोड का काम जिंक करता है, और इसके हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन में क्रिया करता है, जो बनाता है Zn, है ना। ZnOH बनाएगा, जो भी बनाएगा, अभी देखते हैं क्या क्या बनेगा। Zn, आगे देखो। उसके बाद इसमें कैथोड का काम कौन करता है? मरकरी, Hg ऑक्साइड, मर्क्यूरी का ऑक्साइड बनता है, ये बनता है। जब ये आता है तो फिर क्या क्या होता है इसमें? और तो कुछ होता नहीं है ना। हाँ, क्लियर? ये क्रिया करता है जल के साथ, और क्या देता है आपका? मरकरी, ये देता है ऑक्साइड, ये देता है जल H2O, और ये देता है हाइड्रोक्साइड भी देता है ना। हाइड्रोक्साइड देता है। मरकरी लिक्विड हो जाता है, और ये हाइड्रोक्साइड आयन भी देता है। यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो क्या क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, यहाँ बैलेंस अगर करोगे तो 2 ऑक्सीजन है, 2 लगाओ, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर निकल रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, बस बात खत्म। यहाँ 2 लगा दो, और यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस। यानी ये आपका होता है मरकरी सेल में अब क्रिया होती है, एनोडिक क्रिया या कैथोडिक क्रिया। कैथोड पर मर्क्यूरी का ऑक्साइड चलता है, और क्या निकालता है? मरकरी को लिक्विड में बदल देता है, और जिंक वाला जो है हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है, वो बना देता है क्या? जिंक ऑक्साइड। इस तरह से क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, और ये आपका बनता है क्या? पूरा मरकरी सेल। क्लियर? क्लियर हो गया? ओके, क्लियर है? चलिए, अरे भाई विजय बाबू, थोड़ा सा देखो, चिंता मत करो, आपको थ्योरी में रिएक्शन डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लेना। थ्योरी यहाँ मैं बस यही कहा है, थ्योरी में यही कहेगा भाई कि आपका क्या, जो आपकी मरकरी सेल है उसमें आपका क्या होता है? जिंक एनोड का काम करता है, मर्क्यूरी का ऑक्साइड कैथोड का काम करती है। जिंक में क्या करते हैं? जब हम एक पानी डालते हैं, यानी कि लिक्विड पानी मिलाते हैं, तो जिंक जो इलेक्ट्रोड है वो हाइड्रोक्साइड आयन से क्रिया करके क्या देता है? जिंक ऑक्साइड और जल देता है। फिर पुनः जल जो है मर्क्यूरी का ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है, तो मर्क्यूरी को लिक्विड में बदलता है, और आपका क्या आता है? हाइड्रोक्साइड आता है। तो ये सारी चीजें थ्योरी है भाई, है ना। हाँ, ठीक। हाँ, हाथ की घड़ी का सेल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मरकरी सेल, बिल्कुल। मरकरी सेल छोटा सा सेल है ना, छोटा सा सेल है, और कोई दिक्कत नहीं, छोटा सेल है। इसकी वोल्टता जो होती है, इसकी वोल्टता है ना, वोल्टता 1.5 वोल्ट,
होती है। बस आपको यही समझना है, ये रिएक्शन चलता है इसके अंदर। आगे देखें, द्वितीयक सेल के बारे में आप जानते हैं। द्वितीयक सेल के बारे में मैंने क्या कहा कि ऐसा सेल है ना, ऐसे सेल है ना जिसका उपयोग दोबारा कर सके, है ना, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। द्वितीयक सेल कहलाते हैं, भैया ऐसे सेल जिनका उपयोग एक बार करने के बाद दूसरा कर लिया। मतलब कहने का कि मैं डायरेक्ट इसका अर्थ लिख रहा हूं, बाकी थ्योरी आप पढ़ोगे तो ऐसे कहेगा कि ऐसे आपने पुराने समय में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी यही कहती है कि आपने पुरानी किताबों में पढ़ा होगा, या आपके घरों में, आपके आस पड़ोस में, आप गाड़ी में, आप वाहनों में क्या है, बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी बैटरियां जो होती है दोबारा डिस्चार्ज होने के बाद उसको चार्ज किया जाता है। चार्ज करने के तरीके जो होते हैं वो बताया जाएगा आपका। उसके बाद क्या उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। अतः इस प्रकार की सेल को द्वितीयक सेल की श्रेणी में रखा जाता है। ये थ्योरी बोलेगा आपका, ढेर सारा थ्योरी। आगे उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका आता है यही कि इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं वो एग्जाम्पल कौन कौन से। देखिए आपकी आती है प्राथमिक सेल, प्राथमिक लेड संचायक। लेड संचायक सेल के नाम सुने होंगे आपने। लेड संचायक सेल का नाम, मैं एक बैटरी बनाता हूं, इस बैटरी में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करूंगा, देखो ध्यान से देखना भाई, ध्यान से। इसमें ध्यान से क्या है, एक हम लेड वाली बैटरी लगाते हैं, एक लेड का इलेक्ट्रोड लगाते हैं, है ना, और एक लेड का इलेक्ट्रोड, आप इसको पढ़े होंगे। जो आप बड़ी वाली बैटरी है ना वही है, ये बड़ी वाली बैटरी है। इसमें दूसरा हम क्या, दूसरे का इलेक्ट्रोड लगाते हैं, यहां दूसरा इलेक्ट्रोड, सभी को एक तार से जोड़ देते हैं, है ना, सभी को एक तार से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब यहां से देखना ध्यान से, यहां से मैं इसको निकाल दिया बाहर, और यहां से मैंने निकाल दिया इसको बाहर। इसको सपोज दैट हम क्या कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव टर्मिनल, इसको निगेटिव टर्मिनल मान लेते हैं। ये आपका क्या है, एक इलेक्ट्रोड आए, ये इलेक्ट्रोड बाहर कर दिया, और अंदर इनको क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या जोड़ देते हैं। एक दूसरे से क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। इसके बीच में क्या है, विलयन भरी जाती है। ये जानते हो कौन सी बैटरी है, सल्फ्यूरिक अम्ल वाली, जिसमें तेजाब डालते हो ना, पानी डालते हो, वो वाली। इसमें जो लिक्विड होता है वो H2SO4 होता है, H2SO4 होता है। अब इसमें क्या होता है, एक लेड होता है, एक लेड डाइऑक्साइड होता है, एक लेड होता है, एक लेड डाइऑक्साइड होता है। तो इस तरह से उस पर क्या होता है, अभिक्रियाएं होती है। अभिक्रिया होने के कारण ही सारी चीजें क्या होती है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। क्लियर? अच्छा, नींद आ रही है तो आप थ्योरी तो समझ जाओगे ना, थ्योरी तो आप समझ ही जाओगे ना पूरी तरह से। ये थ्योरी आपकी होती है बस, और उससे आगे नहीं। बाकी सारी चीजें आपको पता है। सर बहुत टाइम है सर, हाँ बिल्कुल, एक बार कमेंट कर दो। ये आपकी बैटरी है, कौन सी बैटरी है, रासायनिक जो आप बैटरी इस्तेमाल करते हैं वो है। क्या ये आपको समझ में आया? इसके रिएक्शन जो होंगे वो आपके लेड एक के होंगे, लेड डाइऑक्साइड के होंगे। इसमें लेड सल्फेट बनता है सीधा सीधा, यानी लेड जो आपका है वो जो पीबी, ये एनोड का काम करेगा, और इसमें PbO2 जो होता है वो कैथोड का काम करती है, जैसा कि मैंने पहले बताया, है ना। इसमें जो वो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन रहता है, इसका विलयन रहता है, इसका विलयन रहता है, बस और कुछ नहीं होता है। क्लियर? क्लियर है? इसका संपूर्ण अभिक्रिया जो होगा वो आपका होता है Pb और PbO2, है ना, PbO2, और क्या है आपका क्रिया करता है जब ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो बनाता है लेड सल्फेट PbSO4 और प्लस H2O बनाता है, ये बनाता है और कुछ नहीं बनाता है। तो ये आपकी संपूर्ण अभिक्रिया होती है जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं बैटरी, जिसमें तेजाब का पानी ला करके डालते हो ना सल्फ्यूरिक अम्ल का, वही होता है, यही बैटरी है। क्लियर? चलिए एक बार कमेंट कर दो कि आज की क्लास आपको समझ में आ गई अच्छे से। बाकी और आप कुछ जानते हैं आप पढ़ लेना, बाकी थ्योरी जो भी है ना, बाकी थ्योरी जो भी है वो खत्म आपका, और कुछ नहीं। और बात की जाती है अगर संचारक की, तो संचारक आप जानते हैं क्या होता है
है ना। जब लोहे को वायुमंडल में रख दिया जाता है तो नमी और ऑक्सीजन को मिल करके वो क्या बनाता है, एक भूरे रंग की परत बना लेता है, जिसे जंग कहा जाता है। उसका फार्मूला आपका होता है, जिसका फार्मूला आपका होता है, सीधा सीधा मैं फार्मूला बता दूं, नहीं कहोगे सर जी आपने बताया नहीं, आपने बताया नहीं सर, जल्दी से, है ना। ये देखो आपका इसमें जो फार्मूला होता है उसमें क्या होता है, धातु सोना ऑक्सीजन के साथ और जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, Fe2O3.XH2O। ये XH2O मतलब यक्ष अणु क्या है, जल का है। कितनी बार, 2 बार। यहां लगाओ 2, यहां लगाओ 3, यहां लगाओ 2 और यहां लगा दो 2 और यहां लगा दो 4, यहां लगाओ 4, हो गया। यहां से हो गया 2, यानी ये आपका होता है सूत्र, ये आपका होता है जंग का सूत्र। ये लोहे पर जंग लगता है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं बात है। तो ये बात कमेंट कर दो कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया। यस सर, समझ में आ गया सर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप आशा करते हैं कि आप सारी चीजें कर सकते हैं, है ना, आप कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ चलिए चलिए, सही है, बिल्कुल सही है। हाँ इसलिए बंद करना है क्योंकि बाकी बच्चे डिस्टर्ब हैं। ठीक, रिपीट करने का मतलब देखो, बैटरी वाली जो बात की जाए, बैटरी की बात की जाए और इसकी बात के पहले इसको रिपीट कर देते हैं। जब आप किसी लोहे को, किसी धातु को क्या है, अगर वायुमंडल में खुले वातावरण में रख देते हैं तो वायुमंडल से वो वायु को लेता है और कुछ जलवाष्प को लेता है और धातु की परत पे क्या है, क्रिया करता है, तो उस पर एक भूरे रंग का परत बन जाता है। जब भूरे रंग का परत बन जाता है तो हम कहेंगे कि वही क्या है, जंग लग रहा है। वही क्या है, आपका भूरे रंग का परत बन जाएगा। ऐसे ऐसे भूरे रंग का परत बनेगा तो ये धीरे धीरे क्या होता है, क्षरण होता है। अब इसको बचाने के लिए आप बहुत सारी चीजें पढ़े हैं, तेल लगा के जो भी चीज सारी चीजें कर सकते हैं, बचा सकते हैं। हाँ हाँ, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से। तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से, और उम्मीद करता हूं कि आने वाला सेशन भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। क्लियर हो गया, चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश बाबू। चलते हैं, अगले दिन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। ओके बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना और मन लगा के पढ़ना। आज का ये चैप्टर है जो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। बाकी थ्योरेटिकली पोर्शन जो भी है वो आप जाकर के पढ़ लेना एक बार, और बाकी जो कॉम्प्लिकेटेड था, जो जटिल था, वो टॉपिक पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। आपसे सवाल लगेंगे और कल हम लेकर के आए हैं, अगले दिन न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे। बहुत अच्छे से आप तैयार करके आना। ओके बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, गुड नाइट। चलिए हाँ चलिए, ओके बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, गुड नाइट।